चैप्टर 27 की शुरुआत में हमें डेड मैंशन की कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और उसके बैकग्राउंड में रेचल बोलती है, दुनिया में हर जगह ये होता है। ऐसे लावारिस और अनाथ बच्चे हर जगह पाए जाते हैं और हम उन बच्चों का इस्तेमाल करके उन्हें बनाते हैं ग्रेटेस्ट वेपन। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसे बच्चे दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन फिर वो वेपन्स किसी जरूरतमंद को हमारे थ्रू बेचे जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा ऊंची कीमत से। और यही है डेड मैंशन का गुड चाइल्ड प्रोजेक्ट। लेकिन इस बिजनेस में हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि कोरिया में कोई ऐसा था जो वहाँ के लावारिस बच्चों को अपने पास रखता था और उन्हें बनाता था इमोशनलेस मॉन्स्टर्स। अगर आप अभी तक इस बंदे के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यही बंदा है ओली वैंग, जिसने बनाया है डेड मैंशन के एली जैंग को। और इसके साथ जितने भी ये बच्चे दिख रहे हैं ना, उन सब का भी नाम एली जैंग ही होता है। और अगर आप इस ओली वैंग वाले कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं एक डेडिकेटेड छोटी सी वीडियो भी बना दूंगा। हाँ शॉन, तो अब तक तुम समझ गए होंगे कि ये एली जैंग उस कोरिया के सस्ते वाले डेड मैंशन से है। रेचल ने यहाँ पर सस्ता वाला डेड मैंशन बोला है, लेकिन असलियत में ओली वैंग की गैंग का नाम था हॉस्टल गैंग। और अभी शॉन एली जैंग को देख रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि क्या सच में ऐसा भी होता होगा। लेकिन तभी उसे रेचल कहती है, अब तुम्हारा टाइम हो गया है शॉन, तुम्हें वापस से क्लास में जाना होगा। अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि किसी को भी इंट्रोगेट करना ये मेरी स्पेशलिटी है। हाँ, इंट्रोगेशन वाली बात तो सही है, लेकिन मैं वापस क्लास में क्यों जाऊँ? पर रेचल उसे वहाँ पर से धक्के मारते हुए बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम खुद ही यहाँ पर आना चाहते थे तो अब स्कूल को अच्छे से अटेंड भी करो। हाँ रेचल, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस उस एली नाम के लड़के के साथ कुछ ज्यादा गलत मत कर देना। शॉन के जाते ही रेचल वहाँ का दरवाजा बंद करती है और हमें दिखाया जाता है एली जैंग, जिसको बेहोशी की हालत में पास्ट की कुछ चीजें याद आ रही होती है, जिसमें ओली वैंग उसके बाल काट रहा है और वो उसे कहता है, हिलना डुलना बनकर चूजे, अगर ऐसा ही करता रहा तो तू मेरे हाथों से टकला हो जाएगा। एक मर्द के बालों से ही उसकी खूबसूरती झलकती है, अगर कटिंग के बाद तू भोंदू दिखा तो तेरे अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे मुझको। पर तभी छोटा एली अपने बिग डैडी से कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाल आपकी तरह बन जाए? मुझे वैसे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। अरे वाह, क्या आंखें हैं तेरी छोटे, आखिर तूने सबसे बेस्ट चीज को पहचान ही लिया। अब मुझे तेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीजें लिखनी होगी, जैसे कि तेरी पसंद और तेरी नजर काफी ज्यादा अच्छी है, शायद उससे मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए। लेकिन बेटा, तुम्हें ये हेयर स्टाइल में चाहकर भी नहीं दे सकता। तो छोटा एली उससे पूछता है, ऐसा क्यों? अगर मैं आपकी तरह कूल दिखूंगा तो मेरे पैसे और ज्यादा नहीं मिलेंगे क्या? नहीं बच्चे, तुम्हें मेरे जैसा नहीं, तुम्हें बनना है एली जैंग जैसा। और हाँ, तुम ऐसे बन सकते हो। वो एली काफी ज्यादा हैंडसम था, तो तुम्हें भी हैंडसम बनना होगा। और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अकेला था, तो अगर तुम उसके जैसे बनोगे तो काफी अच्छी बात होगी। लेकिन याद रखना कि परिवार और अपनापन वाली ये चीजें तुम्हें कमजोर बनाएंगी। समझ गए ना मेरे छोटे एली? और अपनी इसी मेमोरी को याद करके एली जैंग प्रेजेंट में जागता है। तो तुम जाग गए बच्चे। और एली देखता है कि उसकी चोट पर किसी ने मरहम पट्टी की है और यहाँ तक कि उसके कुछ कपड़े भी बदले हुए हैं। क्या ये सब आपने किया टीचर? हाँ, शांत हो जाओ, ये सब मैंने ही किया है। और हाँ, थोड़ी बहुत मरहम पट्टी मुझे भी आती है, पर जो चड्डी अभी तुम्हें पहनाई गई है वो शॉन की है। पर एली रेचल से पूछता है, मैं तो आप लोगों का दुश्मन हूँ, तो आखिर आप लोगों ने मेरी मदद क्यों की? क्योंकि हर बार जबरदस्ती काफी नहीं होती, क्योंकि अगर हम साथ में मिलके काम कर सकते हैं तो आखिर दुश्मनी क्यों? और रेचल की ये बात सुनकर एली जैंग सोच में पड़ जाता है और उसके सामने बैठी रेचल अपने दिमाग में यही बोल रही होती है, जब मैंने शॉन से कहा था कि मैं इसे इंट्रोगेट करूंगी तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इसे टॉर्चर करूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि इस उम्र के ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेश आना है और उनको बहला फुसला कर सारी बातें निकालनी है, क्योंकि एली जैसे बच्चे ऐसी प्यार की भाषा सुनकर थोड़े से नर्वस तो हो ही जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है एली, तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब देकर मेरी मदद करो। पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रेचल के इन सारी हरकतों पर दूर से कोई नजर रख रहा है और वो बंदा कहता है, अरे नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे तो वो बेचारा छोटू धीरे धीरे उसको पसंद करने लगेगा, पर नॉल को इन चीजों से तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन यार इस वाले एंगल से रेचल को देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। अब तो दिल कर रहा है कि इसे और करीब जाकर देखो। मेरा इंतजार करो सेनोरिटा, मैं आ रहा हूँ। वेल यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल के जिम को, जहाँ पर रेचल एली को लेकर आई है और वो उसे खाना भी खिला रही है। लेकिन इसके बावजूद एली उसे कहता है, मुझे माफ करना, आप लोग कितने भी अच्छे बनो मेरे साथ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो रेचल उसे कहती है कि हाँ, तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम जीरो की साइड से हो। नहीं नहीं, मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ। एली को हमेशा अकेला रहना है। पर तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा बच्चे, क्योंकि तुम शॉन से आज दूसरी बार लड़ चुके हो। मैं तो बस नॉल की थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गोल्स तो उससे अलग है और इसी के चलते मुझे उसके साथ काम करना पड़ रहा है। और इसके बदले नॉल अपने नेटवर्क का यूज करके मेरे लिए उस इंसान को ढूंढेगा। यानी कि तुम बता रहे हो कि नॉल के पास अपना खुद का कोई नेटवर्क है, तो क्या उस नेटवर्क के अंदर सिर्फ तुम जैसे बच्चे हैं या फिर कोई और भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें उस नेटवर्क की लालच देकर तुमको चूना लगा रहा हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नॉल का इंफॉर्मेशन नेटवर्क और उसमें रहे लोगों की आंखें और कान काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं और उसी के सहारे वो उस बंदे को ढूंढेगा जो असली वाले कारपेंटर के पास से भाग गया था। अब यहाँ पर कई लोगों को ये असली वाले कारपेंटर वाला भी रेफरेंस समझ में नहीं आया होगा, तो उनके लिए मैं कुछ खास चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है असली वाले एली जेंग की, जिसकी स्टोरी लाइन हमें लुकिज्म वाले मानवा में देखने को मिलती है और उसको बनाने वाले बंदे का नाम होता है मिस्टर कारपेंटर। लेकिन असली वाला एली जेंग थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके पास से भाग जाता है। और हाँ, यहाँ पर जो रियल कारपेंटर वाली बात हो रही है, उस कारपेंटर का रेफरेंस हमें डेड मेंशन के पहले चैप्टर में ही दे दिया गया था। अब जो भी ये डिटेल जानता हो प्लीज कमेंट्स में बता देना। अब रेचल एली को पूछती है कि आखिर ये कारपेंटर कौन है और तुम ये किसकी बात कर रहे हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है? मिस्टर कारपेंटर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। वो चीजें उतनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने उनसे कुछ ट्रेनिंग ले ली थी और फिर मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन एक चश्मे वाला बंदा मेरा पीछा कर रहा था, वो मेरे पीछे पड़ा था और इसी वजह से मुझे सड़कों पर रहना पड़ा। पर तभी मेरे पास नॉल आया और रेचल एली को कोल्ड ड्रिंक देते हुए ये पूछती है कि आखिर नॉल तुम्हारे पास क्यों आया था? और एली जेंग बेचारा कोल्ड ड्रिंक देखकर खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के चलते सारी चीजें बताने लगता है। उसने कहा था कि उसका एक काम है जिसके लिए वो मेरी मदद चाहता है और वो बिल्कुल मेरी तरह सारे गुड चाइल्ड को आजाद करना चाहता है और फिर हम सब एक परिवार बन के रहेंगे। और एली के इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि रेचल और उसके पीछे वही बंदा आकर बैठा है जो अभी थोड़ी देर पहले काफी दूर से इनकी सारी हरकतों पर नजर रख रहा था। और वो कहता है, अरे यार बच्चे, तुम कितनी आसानी से ये सब बक रहे हो। लगता है कि तुम इस मैडम की खूबसूरती में पागल हो गए हो। वेल रेचल भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होती है कि आखिर ये इतने शातिरपने से यहाँ पर कैसे आया, जिसका रेचल को भी पता नहीं चला। सेनोरिटा रेचल, मैं शायद से तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। मेरा नाम है मिगेल। और हाँ बच्चे, तो चिंता मत कर, मैं तेरी ही साइड हूँ। मुझे नॉल ने भेजा है तुझे यहाँ से वापस निकालने के लिए। तो रेचल काफी शॉक होकर उससे कहती है, क्या तुम सच में मिगेल हो? वही मिगेल जो... क्या तुम मुझे जानती हो? ये तो काफी ज्यादा सम्मान की बात है। और हमें यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया जाता है स्पेनिश मर्सिनरीज के अंदर यह अफवाह काफी ज्यादा फैली है कि अगर तुम किसी मेटाडोर यानी कि बुल फाइटर को उसके लाल कपड़े के साथ देखो तो गलती से भी उसकी तरफ आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो मेटाडोर कब तुम्हारे पीछे आ जाए तुमको पता भी नहीं चलेगा। और अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा मर्सिनरी भी है जिसको कहा जाता है ब्लैक मेटाडोर। और ये ब्लैक मेटाडोर यही बंदा है जिसका पूरा नाम होता है एंटोनियो मिगेल। और अभी प्रेजेंट में रेचल मेटाडोर को पूछती है कि आखिर तुम नॉल के साथ काम क्यों कर रहे हो? अरे सेनोरिटा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मुझे जानवरों से काफी ज्यादा प्यार है। और हाँ, बुल फाइटिंग अब इलीगल हो चुकी है, तो मैं उनको नहीं मारता। अब मैं मारता हूँ सिर्फ कुछ खास लोगों को। और इतना बोलते हुए वो पलक झपकते ही रेचल के पीछे आ जाता है और उस पर एक अटैक भी कर देता है। अरे वाह सेनोरिटा रेचल, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि किसी ने मेरे इस अटैक को डॉज किया हो। और लोगों की यही चीज मुझे एक्साइटेड करती है।
वेल अभी इस मेटाडोर के हाथ में जो तलवारें हैं उसे कहा जाता है एस्टॉक, जिसका यूज हमेशा मेटाडोर बुल को मारने के लिए करते हैं। और अभी इसी से उसने रेचल पर अटैक किया होता है और वो तैयार होता है कि अब वो दूसरा अटैक भी रेचल पर करेगा। लेकिन तभी एली जेंग बीच में आ जाता है। अरे रुक जाइए मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? हमें इसको मारने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉन के लिए आए हैं ना। अरे यार जरा देखो इस बच्चे को, ये तो अभी से लौंडियों के पीछे पागल हो गया है। बच्चे तू सच में बहुत बड़ा नासमझ है, थोड़ी सी खूबसूरती क्या देखी तो वहीं पे पिघल गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, तू वैसे भी मेरी तरह हैंडसम है लौंडे, तो एक दिन तुझे इससे भी ज्यादा कंचा लड़की मिलेगी, पर ये तब होगा जब तू मेरी तरह बड़ा होगा। और ऐसा बोलते हुए उस मेटाडोर ने अपनी तलवार को एली जेंग के आर पार कर दिया होता है और एली बेचारा पूछता ही रह जाता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? नॉल ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे जरा सी भी हिंट मिले कि तुझ जैसा चूजा हमसे गद्दारी करने वाला है तो मैं तुझे वहीं खत्म कर दूं। और वैसे भी छोटे चूजे तू काफी ज्यादा डरावना है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एली जेंग जमीन पर गिर चुका है, पर तभी रेचल मेटाडोर को गन पॉइंट पर वहीं पर रोक देती है। पर मेटाडोर नीचे झुककर रेचल की गन पर काफी तेजी से अटैक करता है, जिसकी वजह से रेचल की गन के चीथड़े उड़ चुके होते हैं। तो रेचल काफी स्पीड में मेटाडोर से पीछे हट रही होती है, लेकिन इसके बावजूद मेटाडोर उस पर एक और अटैक कर देता है और रेचल इस अटैक से भी बच चुकी होती है। लेकिन इस अटैक ने उसके पूरे टीचर वाले आउटफिट को फाड़ दिया होता है और हम देखते हैं कि रेचल ने अपने असासिन वाले कपड़े अंदर की तरफ पहने होते हैं, जिसमें उसके पास एक्स्ट्रा गन भी है। तो वो उसी गन से मेटाडोर पर कई सारे राउंड्स फायर करती है, लेकिन मेटाडोर इनसे बचते हुए काफी ज्यादा चिल होता है। और एग्जैक्ट उसी टाइम पर रेचल की गन का सेल बीच में ही अटक जाता है और वो उस गन से बुलेट को फायर ही नहीं कर पाती। और इसी बात का फायदा उठाकर मेटाडोर उसकी तरफ बढ़ता है। बहुत बुरा हुआ सेनोरिटा, यहाँ तक कि नसीब भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन रेचल ने मेटाडोर के इस अटैक को भी रोक लिया होता है। मानना तो पड़ेगा कि तुम सच में बेस्ट हो, लेकिन क्या इस किस्से को अब हम यहीं पे खत्म कर दे? और यहाँ पर हमें वापस से दिखाया जाता है इंजर्ड एली जेंग और उसको वापस से अपने बिग डैडी ओली वैंग के विजुअल्स आ रहे होते हैं। अरे यार तुम्हें वो चीज सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन काश मैं तुम्हें वो सिखा पाता। आखिर वो कौन सी चीज है मेरे बच्चे? वो एक ऐसी चीज है जो मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो चीज सिर्फ तुम्हें असली कारपेंटर ही सिखा सकता है। और ये सारी चीजें याद करके प्रेजेंट में एली जेंग अपनी जगह पर धीरे धीरे खड़ा होता है और उसके दिमाग में अपने बिग डैडी की आवाज गूंज रही होती है, अगर तुम एक दिन उससे मिलोगे तो तुम पक्का वो चीज सीख जाओगे। और मेटाडोर अचानक से नोटिस करता है कि इस पूरी जगह का ऑरा अचानक से चेंज हो गया है और वो देखता है कि जहाँ पर एली जेंग पड़ा था वो वहाँ पर नहीं है। अबे वो साली सेनोरिटा, आखिर वो कहाँ गया? और हम देखते हैं कि मेटाडोर के पीछे से एली जेंग काफी स्पीड में आ रहा होता है और वो एग्जैक्टली उसी टेक्निक को यूज कर रहा है जो असली वाला एली जेंग करता है। और वो टेक्निक है एनिमल इंस्टिंक्ट, यानी कि असली जंगलीपना। और लिटरली इस छोटू एली जेंग ने मेटाडोर की बॉडी के एक पार्ट को लिटरली अपनी उंगलियों से फाड़ दिया होता है और हम देखते हैं कि एली जेंग सच में गुस्सैल जानवर बन चुका है। और हाँ, यहाँ पर लिटरली एनिमल इंस्टिंक्ट को मेंशन किया गया है और असली वाला एली जेंग लुकिज्म में इसी का यूज करता है।